Hello, students. How are you? I hope you all are fine. And my name is Ani Singh, and welcome in my class, the biology classes. Okay, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सम इंट्रोडक्शन दे दूँ इस वीडियो के बारे में. ओके, तो मैं बता दूँ कि ओनली 9th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर्स विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक को हम कवर करेंगे. जितने बायोलॉजी चैप्टर्स हैं, फ़िलहाल तो मेरी यही अभी है. अगर मैं देखूँ बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूँगी, पर पहले हम बायोलॉजी के चैप्टर्स करेंगे. ओके. सो क्लास 9 बी रेडी. ओके. और मैं और इम्पोर्टेंट बता दूँ कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे. सो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी कर ही दीजिएगा. ओके, ये सब बात की बातें हैं, जब आपको अच्छा लगा तभी कीजिएगा. इट्स नॉट फोर्स. ओके. सो हमारी ये एनसीईआरटी बुक है ये, और ये हैं चैप्टर्स के कंटेंट्स. ये आपको सामने देखने को फ्रंट पेज में मिल जाएगी. सो ओके, हम इसमें से जितने बायोलॉजी के चैप्टर्स है पहले वो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे के देखेंगे जो होता है. ओके. चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. फर्स्ट हम ये कवर करने वाले हैं क्योंकि ये ईजी होता है. ये ईजी चैप्टर है, तो ये कवर करेंगे. तो पहले हम ईजी से स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें मन लगेगा पढ़ने में थोड़ा कि हाँ चलो ये ईजी है, आगे भी सीधा होगा. तो ऐसा नहीं समझो सब हार्ड है, नहीं, सब ईजी है. कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ. ओके, ये सब छोड़ो, हम लोग चैप्टर्स पे आते हैं. ओके. तो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. ओके, देख लीजिए आप अच्छे से. इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो मैं एग्री करूँगी कि आप बुक खोल कर जरूर बैठें, और हाँ एक पेन ले लीजिए और उसको अपने साथ रखिए. ओके. जितने भी पिंक दिख रहे हैं आपको, इट इज़ ऑल आर द मेन नोट्स. ओके. तो मैं इस नोट्स को भी पढ़ाऊँगी, या मैं एक एक सेंटेंस पढ़ाऊँगी और इसका वर्ड भी बताऊँगी, मीनिंग बताऊँगी. ओके. और आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगी, ठीक है, समझा दूँगी अच्छे से. तो सुनिए, पहले मेरी कुछ बातें हैं वो सुन लीजिए कि हम रूटीन से चलेंगे. ऐसा नहीं है कि एक दिन एक पेज पढ़ें और दूसरे दिन 4-5 पेज भाग गए. ऐसा नहीं हमें करना है. हमें रोज़ सेम डिस्टेंस कवर करने हैं इन यूनिफॉर्म मोशन. ओके. ओके. अभी सोचिए कैसे मैम बायोलॉजी में किसी से दी, कोई बात नहीं. होता है, पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मजाक चलता है. ओके. तो आज हम क्या कवर करेंगे मैं ये बता देती हूँ. सबसे पहले हमें अपना रूटीन डिसाइड करना है, ठीक है. तो हम आज का वीडियो में हम यहाँ से यहाँ तक हम लोग कवर करेंगे. ओके. अगले वीडियो के भी मैं बता देती हूँ रूटीन. यहाँ से अगले वीडियो में ये यहाँ तक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है. ओके, फाइनल यहाँ तक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है. सो हम लोग रोज़ एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, तब आगे जाएंगे. तो हम लोग सबसे पहले इधर आते हैं और इधर पर ध्यान देते हैं कि ये हमें क्या कहना चाह रहे हो. वो बात अगली वीडियो की बात है. तो इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. पहले हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका हेडलाइन हमें देख लेना चाहिए कि आखिर वो कहना किसके बारे में चाह रहा है, क्या हमें बताना किसके बारे में चाह रहा है. तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो फूड रिसोर्सेज के बारे में ये हम कैसे बता रहा है. फूड रिसोर्सेज के बारे में कि ये कैसे सुधर सकता है, कैसे बेहतर हो सकता है, हम लोग इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके इम्प्रूवमेंट के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है. कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके. तो गाइस मैंने जैसे बताया कि पिंक अंडरलाइंस जो है ये नोट्स हैं, ये हेल्प कर सकती हैं आपको चैप्टर को लर्न या अंडरस्टैंड करने में. सो ये प्लीज़ टिक करते जाइएगा. वीडियो अगर आपको पॉज करना है तो पॉज करके टिक करते जाइएगा. ओके. तो हम लोग देखते हैं. वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
नीड फूड। हम सभी जानते हैं कि सारे जीव जंतु को फूड कितना इम्पोर्टेंट है। जिस भी वस्तु में जीव है, प्राण है, उन सबको फूड की ज़रूरत है। बिना फूड के वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अर्थ पे ये सब हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं। फूड सप्लाइज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑल विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। फूड हमें क्या क्या सप्लाई करती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि हमारे बॉडी को डेवलप करने में, उसका ग्रोथ करने में, अच्छा ग्रोथ और उसको हेल्दी रखने में मदद करता है। ओके, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। तो कोई ना कोई स्रोत तो होगा जिससे हमें खाना मिलता है। तो बस ये हमारे पास दो ही स्रोत है जिससे हमें खाना मिलता है। ओके, तो वो दो स्रोत क्या है? प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है, जिससे हमें खाना मिलता है। प्लांट्स किस रूप में देता है और एनिमल किस रूप में देता है, वही हमें पढ़ना है। ओके, वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो प्लांट्स से या जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। जिससे मतलब कोई फूड हमें मिलता है प्लांट से तो उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। एंड और जो एनिमल से मिलता है उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे आएंगे। वी रीड इन newspapers that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. Okay, हम सभी ने पढ़ा है कि न्यूज़पेपर में इफ़र्ट्स जो होते हैं ना कैसे इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को और एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन, जहाँ पशुओं के द्वारा हमें खाना मिलती हैं, कैसे मिलते हैं, उसको कैसे पालन करना पड़ता है वो बताया जाएगा। और एग्रीकल्चर में प्लांट्स के द्वारा कैसे खाना मिलता है, कितना पालन, उसको कैसे कैसे पाला जाता है, मतलब दोनों में एफर्ट्स कितना लगता है उसके प्रोडक्शन में, सबको जानता है, सबको पढ़ा है न्यूज़पेपर में। ओके, किसान लोग कितना मेहनत करते हैं, सभी ने पढ़ा है। सो वाई इज़ दिस नेसेसरी, ये ज़रूरी क्यों है? और वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और क्यों हम उत्पादन को वर्तमान स्तर से क्यों नहीं कर सकते हैं, ये पूछा है यहाँ पे कि हम जो प्रोडक्शन है वो करेंट लेवल पे क्यों नहीं कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे है। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें इतना से इतना के दो में बीच में मिले। अगर हम इसे पढ़ेंगे, देखो कोई भी चैप्टर्स है ना, पहले अपने से रीड करो और उसको अंडरस्टैंड करो, कहना क्या चाह रहा है। एक एक चैप्टर, एक एक पेज जब तक समझो नहीं ना उसके आगे मत बढ़ो, या एक एक लाइन नहीं समझो ना उसके आगे नहीं बढ़ो। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो पहले तो आप तभी समझोगे ना जब आप अच्छे से रीड करोगे कोई भी चैप्टर्स, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है, कि कहना क्या चाह रहा है। तो हम लोग आज आगे देखेंगे। इंडिया इज़ वेरी पॉपुलस कंट्री। इंडिया एक बहुत पॉपुलस कंट्री है। ओके, अधिक आबादी वाला कंट्री है। आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग। मैं कहीं कहीं नर्वस हो जा रही हूँ या हिस्ट्रेट हो जा रही हूँ, हिचकिचा जा रही हूँ ना, तो सॉरी। एक्चुअली मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा होता है, आदत पड़ जाएगी, कोई बात नहीं। सो सॉरी, अब जैसा भी है क्या कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग। सो हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो जनसंख्या है 1 बिलियन पीपल से भी ज़्यादा है, और ये रुकी नहीं है, बढ़ते ही जा रही है, स्टिल तो अभी बढ़ते ही जा रही है। As food for this growing population, we will soon need more than 250 million tons of grain every year. देखो, इस बढ़ते हुए जनसंख्या को देखकर हमें हर साल 1 मिलियन टन अनाज के 1/4 से अधिक की आवश्यकता होगी। 1/4 के 1/4 से अधिक की आवश्यकता होगी। तो इतना खाना आएगा कहाँ से बाबू? सिंपल सी बात है, फार्मिंग होगी, अगर ज़्यादा लैंड पे खेती होगी तो ये खाना आएगा।
अगर लैंड होगा, अगर फार्मर्स होंगे, अगर लेबर्स होंगे, तभी नहीं खाना आएगा। तो वही है, दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है अधिक ये जगह पर फार्मिंग करने से हो सकता है, अधिक लैंड पर, अधिक ज़मीन पर। ओके, बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। पर इंडिया जो है वो लेकिन भारत में पहले से ही गहन खेती की जाती है। ठीक है, इंटेंसिविटी मीन्स गहन, लिख लीजिएगा। सो इंडिया में पहले से ही गहन खेती की जाती है। As a result, we do not have any major scope to increasing the area of land under cultivation. फिर भी रिजल्ट में हमें जितना हम लोग देखते हैं एकदम ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेट उतना नहीं हो पाता है, जितना मतलब देखा जाए तो अगर हमारे यहाँ से तो पहले ही से होते आ रहा है खेती, फिर भी अगर हम देखा जाए तो उतना नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि लैंड की कमी या बहुत चीज़ की कमी हो सकती है। तो वही बताएगा यहाँ पे किस किस चीज़ की कमी के द्वारा होती है। सो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स। तो पहले ये ज़रूरी है कि हम अपना दोनों तरफ का प्रोडक्शन पहले इंक्रीज बढ़ाएं। दोनों तरफ मतलब क्रॉप्स भी और लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स एनिमल के द्वारा भी की जाती हैं प्रोडक्शन, जैसे ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, अभी मैं हिंट दे रही हूँ। जैसे गाय हो गए, गाय हम लोग बहुत सारे कितना आप देखे होंगे गाँव में पाला जाता है, उसका दूध होता है तो दूध को डायरी में बेचा जाता है। तो दोनों तरफ से हमें करना पड़ेगा, तो उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं हम लोग, पशुपालन जिसको हम सिंपल वे में कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड लेड टू सम सक्सेस सो फार। ओके, एफर्ट्स भी जा रहा है फूड और फूड, फिर भी फूड डिमांड बढ़ती ही जा रही है। एफर्ट्स तो लग ही रहा है, फिर भी फूड डिमांड बढ़ रही है, पर फूड का प्रोडक्शन जो है बहुत सक्सेस नहीं है, वो सक्सेस के बहुत दूर है, उतना नहीं हो पा रहा है। वी हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन, हमारे पास ए ग्रीन रेवोल्यूशन है जो कंट्रीब्यूट करता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। वी हैव ऑल्सो हैड द वाइट रेवोल्यूशन विच हैज़ लेड टू बेटर एंड मोर इफिशिएंट यूज एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क। हमारे पास वाइट रेवोल्यूशन भी है जो क्या लेड करता है, बेटर एंड मोर इफिशिएंट एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क का मतलब ये करता है, कंट्रीब्यूट करता है। However, this revolution means that our natural resources are getting used to more intensively. हमारा जो रेवोल्यूशन का, इस रेवोल्यूशन का मतलब है कि हमारा नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा हमें उसका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्स। देखो इतना हम लोग नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं, तो भाई अक्सर सी बात है कि भाई आप कोई भी चीज़ ज़्यादा करोगे तो उसका तो कमी होगा ही। पर आप उस जैसे हम लोग पेड़ का कितना सारा यूज़ करते हैं, बट हम लगाते तो है नहीं, उसको सुधारते तो है नहीं, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं पर उसका मतलब उतना अच्छा से ध्यान नहीं रखते। हम कई पेड़ काट तो लेते हैं साइंस से, पर लगाते नहीं हैं, गंदगी फैला देते हैं पर उसे साफ़ नहीं करते हैं। कितने लोग कचरा कहीं का कहीं फेंक देते हैं, उसे उठा के कहीं डस्टबिन में नहीं एक जगह रखते हैं। तो यही होता है कि नेचुरल रिसोर्स का अगर आप लगातार यूज़ करें और उसका ख्याल नहीं रखें तो उसका तो कमी होगा एक ना एक दिन। आपको भले अभी नहीं लगेगा, लेकिन आपके आने वाले जनरेशन के लिए तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ही है। तो आगे बढ़ते हैं। एज अ रिज़ल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का अगर यूज़ आएगा ज़्यादा तो अक्सर बात है कि नेचुरल रिसोर्स में डैमेज आ सकता है, टू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कम्प्लीटली। इसका बैलेंस भी बिगड़ सकता है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग आवर इन्वायरमेंट एंड थर्ड स्टेप ओके it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balances maintaining it. So हमें नेचुरल रिसोर्सेज का भी ख्याल रखना चाहिए, नेचर का भी ख्याल रखना चाहिए और हमारे किसी चीज़ में कमी भी ना आए फूड प्रोडक्शन में, उसको भी लेके चलना चाहिए। तो
तो हमें वैसा फूड प्रोडक्शन करना चाहिए जो इन्वायरमेंट की कम नुकसान, उसको बैलेंस नहीं बिगड़े, उसको मेंटेन करते हुए हम फूड प्रोडक्शन करें तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। ओके, Hence, there is a need of sustainable practices in agriculture and animals husbandry। तो वही बोल रहा है कि हमें यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, अब हमें यहाँ ज़रूरत है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की, एग्रीकल्चर में भी और एनिमल हस्बेंड्री में भी। Also, simply increasing grain production for storage in warehouses can't be solve the problem of malnutrition and hunger। हम लोग सिंपली ये ग्रेन प्रोडक्शन, ये नहीं कि ये भंडार घर में या जो जिसमें हम लोग रखते हैं अनाज, उसमें बढ़ते जा रहा है अनाज, इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ये कुपोषण का और भूख का। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा कि आप भंडार घर में आप ग्रेन्स को भरते जा रहे हो, ग्रेन्स तो फुल्ली है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम, तो जो भूखे लोग हैं, कुपोषित लोग हैं, वो उनका कोई सॉल्व नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम तब सॉल्व होगा जब आपको उसके पास भरा हुआ होगा। ओके, तो भंडार घर में खाना भरने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा जब तक जो लोग के पास खाना नहीं है, जो लोग भूखे हैं, जो लोग कुपोषित हैं, उनको अगर खाना नहीं मिले, ठीक है। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड। पीपल के पास पैसे भी तो रहना चाहिए, पैसे खाने खरीदने के लिए। हाँ, हमारे पास तो पूरा खाना है पर लोग के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के, तो क्या करें। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। ठीक है, खाद्य सुरक्षा भोजन की उपलब्धता और उस तक पहुंच दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, खाद्य की सुरक्षा भी और लोगों जिसको ज़रूरत है उसके पास पहुंच जाना, दोनों पर निर्भर करता है। द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। जो पीपल्स की मेजॉरिटी है, जितनी जनसंख्या है पीपल्स की, वो सब डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे और उसके लाइवलीहुड पे। इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट प्रॉब्लम ऑफ हंगर। जो लोगों को आजकल मतलब जैसे कितना लोग काम करते हैं तो उनको इनकम मिलता है, अगर वो इनकम अगर एग्रीकल्चर में लगाएं तो ये बहुत ज़रूरतमंद हो सकता है उन लोगों के लिए, उनका जो बहुत भूखे रहते हैं, जो एक टाइम का भी उन्हें जिनको खाना नसीब नहीं हो पाता है, उन पर अगर लगाएं अपना इनकम तो बहुत अच्छा होगा और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या उनको कुछ एग्रीकल्चर में ही काम दे दिया जाए या कुछ भी, उनका हंगर तो जो भूख है उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। सो या कभी कभी कर देना चाहिए, ऐसा भला होता है। साइंटिफिक to obtain high yields from farms for sustained livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping and integrated farming practices. For example, combine agriculture with livestock, poultry, fisheries, बी कीपिंग। ओके, तो साइंटिफिक द्वारा कहा गया है कि अगर आपको हाई यील्ड्स चाहिए, ठीक है, फार्मिंग में, खेती में, और हर चीज़ मैनेज करते हुए, नेचर भी, हर चीज़, पैसा भी, नेचर भी, तो हमें क्या करना होगा, हमें सस्टेन लाइवलीहुड भी चलाना है। तो एक को मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये सब करना ज़रूरी है। ये करने से हाई यील्ड जल्दी होते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक। ठीक है, एग्रीकल्चर भी करो, जैसे मतलब बोल ये रहा है कि अगर आपको जल्द से जल्द पैसा भी कमाना है, हर चीज़ करना है, हाई यील्ड्स भी चाहिए, पैसा भी कमाना है, तो आप ये कर सकते हो, दो काम एक साथ कर सकते हो। जैसे आप इधर एग्रीकल्चर करो और इधर लाइव स्टॉक मतलब जैसे कोई पोल्ट्री फार्म खोल लो या कोई फिश का पॉन्ड खोल लो या बी कीपिंग खोल लो, जो मधुमक्खी से मध निकालना, तो वो भी काम कर सकते हो। या कोई पोल्ट्री ही फार्म खोल दो और इधर कोई ये क्या कहते हैं एग्रीकल्चर का कोई काम खोल, तो ये खोल दो। तो आपका अगर एक का साल, मान लीजिए एग्रीकल्चर इस साल बढ़िया नहीं हुआ आपका ड्यू टू क्लाइमेट रीज़न, सो आपका ये तो सही रहेगा, क्या कहते हैं, जो आपने पोल्ट्री फार्म खोला है, सो उससे मतलब आपको मुनाफा होगा, घाटा नहीं होगा। सो फार्मिंग में भी तरीके हैं अच्छे इनकम पाने के, बट लोग ढूंढते नहीं हैं उसमें,
क्योंकि वो किसी इंटरेस्टेड नहीं है, बट कुछ लोग ही हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ देखिए इक्वेशन दे रहा है, द क्वेश्चन दस बिकम्स हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। हम ये तो जान गए कि हमें फ़ायदा कैसे होगा, कि हम कैसे करेंगे कि हमारी हाई यील्ड्स हो और हमारी ही फ़ायदा हो, पर ये हमको नहीं पता है कि हम कैसे करें इंक्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर इसका मिल चुका है हमें कि मिक्स्ड फार्मिंग कीजिए, इंटरक्रॉपिंग कीजिए, इंटरगार्टेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। एग्जाम्पल में आप दोनों चीज़ें एक साथ कीजिए, लाइव स्टॉक भी रखिए और एक साथ साथ एग्रीकल्चर भी कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको एक में नुकसान हुआ तो एक में फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ मिल गया है। ओके, अगर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। हम कैसे क्रॉप यील्ड्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सीरियल्स सच एज वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरघम। सीरियल्स में जैसे हो गए वीट हो गए, राइस हो गए, मेज़ हो गए, मिलेट्स हो गए एंड सोरघम हो गए, ये सब हमें क्या प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। किस लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, एनर्जी भरपूर देने के लिए। ठीक है, पल्सेस लाइक ग्राम चना, पी मटर, ब्लैक ग्राम उड़द, ग्रीन ग्राम मूंग, पिजन पी, अरहर, लेंटिल मसूर। हम अक्सर दाल के नाम घर में सुनते ही होंगे, जैसे मटर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, सब सुने होंगे। तो और हम बचपन से पढ़े भी आ रहे हैं कि पल्सेस जितने भी होते हैं वो सब हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड आगे देखते हैं, एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंड नट, सी सेम, castor, mustard, linseed and sunflower provide us with necessary fats। तो कुछ ऑयल सीड्स हैं, इनके नाम दिए हुए हैं, आप पढ़िएगा ना जितना तो उतना ये सब आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ओके, प्रोवाइड अस नेसेसरी फैट्स, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट्स, अच्छे नेसेसरी, जो हमें ज़रूरतमंद फैट्स हमें देते हैं। कुछ फैट्स होते हैं जो हमें मोटा करते हैं और सिर्फ चर्बी पैदा करते हैं, वैसे नहीं, नेसेसरी फैट्स देते हैं हमें, ज़रूरतमंद। अभी देखिए, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड रेंज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो वेजिटेबल हो गया, स्पाइसेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ, छोटे मात्रा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी देते हैं। इन एडिशन टू फूड क्रॉप्स, फोडर क्रॉप्स लाइक बरसीम, ओट्स एंड सडन ग्रास आर रिलीज्ड एज फूड फॉर द लाइव स्टॉक। और देखो, फूड जो होते हैं, अगर उसका जो कुछ बच जाता है तो वो लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन में भी काम आता है, पशु को भी खिलाने में भी काम आते हैं। तो एग्रीकल्चर से कोई चीज़ की मतलब ये नहीं है, लॉस नहीं है। एग्रीकल्चर करते हो तो उसका, मान लीजिए जैसे कि आप कोई भी एग्रीकल्चर होता है, जैसे वीट, जैसे मान लीजिए हम आज एग्रीकल्चर किए वीट का, तो वीट जो होता है वो जब हम उसमें से गेहूँ निकाल लेते हैं तो गेहूँ के बाद जो उसका ग्रास बचता है वो हम लाइव स्टॉक में भी यूज़ कर देते हैं, पशु को देने में भी, पशु का आहार बन जाता है वो खाने का। तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लॉस नहीं है आपका, वो मतलब हर चीज़ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओके, तो इसके आगे देखते हैं हम, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड्स फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ लाइफ, सॉरी कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। देखिएगा, डिफरेंट जितने भी प्रकार के क्रॉप्स होते हैं जो हम लगाते हैं, जो भी फार्मर्स लगाते हैं, वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, लेकिन उसको डिफरेंट क्लाइमेट भी चाहिए होता है, डिफरेंट कंडीशन चाहिए होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होते हैं, डिफरेंट फोटो पीरियड चाहिए होते हैं उसके अच्छे ग्रोथ के लिए, उसकी मतलब लाइफ साइकिल को अपना कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो और यहाँ बात होती है फोटो पीरियड्स क्या होते हैं, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट। फोटो पीरियड किससे रिलेट करता है, सनलाइट के ड्यूरेशन से। याद कर लीजिए, ये आते हैं जो भी मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं वो सब प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिए, इट्स आर इम्पॉर्टेंट नोट्स। ओके, कुछ काम की बातें हैं ये। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। ग्रोथ ऑफ प्लांट हो गया या फ्लावरिंग हो गया, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, सनलाइट पे। बिना सन के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, प्लांट में कोई चीज़ बिना सनलाइट की नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली सनलाइट ही उसका मेन ये है, क्या कहते हैं, उसी से ही वो अपने खाना बनाता है,
उस मेन रोल है उसके लाइफ में प्लांट्स के। ओके ओके, एज वी ऑल नो प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए आप यहाँ खुद पढ़ने को मिल रहा है, सनलाइट क्या मैन्युफैक्चर करता है, फूड। और फूड क्या होता है, सबके लिए इसेंशियल होता है, प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल होता है। तो प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो भाई फूड नहीं मिलेगा, फूड कहाँ, इसका कहाँ से बनता है, सनलाइट से। तो सनलाइट सोचिए इसके लिए कितना इसेंशियल होगा, अगर सनलाइट नहीं होगा तो उसका फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बने तो प्लांट नहीं रहेगा। इस प्रकार सनलाइट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके आप समझ गए। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोथ इन रेनी सीजन कॉल्ड दी खरीफ सीजन। खरीफ सीजन है दिया है, खरीफ क्रॉप इसको बोलते हैं ना, मीन्स ओ यहाँ सीजन, यहाँ पे क्रॉप होगा खरीफ क्रॉप्स। ओके तो जो प्लांट्स जो रेनी सीजन में होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन से सीजन में होते हैं, मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। एंड सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन कॉल्ड रबी क्रॉप्स। कुछ क्रॉप्स जो विंटर के सीज़न में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। तो ये कौन से सीज़न में होते हैं, नवंबर टू अप्रैल। मैंने यहाँ क्रॉप्स इसलिए लिखा क्योंकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में, क्योंकि दोनों एक में हैं। तो आप सोचोगे इसको हम लोग खरीफ सीज़न तो नहीं कहते, नहीं ऐसा नहीं है, खरीफ क्रॉप्स इसको कहते हैं। और यहाँ भी रबी क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप क्रॉप्स लगा लीजिएगा जिससे कि आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। पैडी, सोयाबीन, पिजन, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स। यहाँ खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको याद कर लीजिए, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वेयर एज वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लाइन सीड एंड रवी क्रॉप्स आर रवी क्रॉप्स। ये रवी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। इन इंडिया आर देयर हैज़ बीन a 4 times increase to production of food grains from 1952 to 210 with only 25% increase in the cultivated land area. Okay, इंडिया में 4 टाइम इंक्रीज़ हुए हैं प्रोडक्शन ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स के। कब कब, 1952 से लेकर 210 के बीच में। और कितना परसेंट, 25% इंक्रीज़ हुआ है कल्टिवेटेड लैंड एरिया। ओके आगे देखते हैं। हाउ हैज़ दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड। ये जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है कैसे अचीव्ड हुए हैं, कैसे हुए हैं ये हम देखेंगे। इफ़ वी थिंक द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इनटू 3 स्टेज। ये कुछ प्रैक्टिसेस के द्वारा हुए हैं, खेती के कुछ प्रैक्टिसेस जो इन्वॉल्व किए गए हैं उसको हम 3 स्टेज में डिवाइड किए हैं। द फर्स्ट इज़ द चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग। सीड का चॉइस करना है प्लांटिंग के लिए, कौन सा सीड्स होना चाहिए। सीड्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो कौन सा सीड्स का चॉइस है वो आप पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट क्या है, चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग। सेकेंड है द नर्चरिंग द क्रॉप, नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। और थर्ड क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप एंड फ्रॉम लॉस। देखिए अभी ये बस तीनों नाम याद कीजिए, इसके बारे में यहाँ पे 3 टॉपिक्स दिए, इसके 3 पॉइंट्स, तो इसके 3 टॉपिक्स भी बुक में दिए गए हैं, तो इसको हम लोग विस्तार में समझेंगे। ओके फिलहाल आप इस 3 नाम को याद कीजिए, हम लोग अगले वीडियो में इसके ही बारे में समझने वाले हैं। 10 द मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप इल्ड कैन बी क्लासिफाइड। अभी समझ लीजिए इतना कि ये सब 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स है किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, क्रॉप्स को इल्ड करने में, इम्प्रूव करने में, क्रॉप इल्ड को इम्प्रूव करने में। ओके सो आज हमारा रूटीन में हम लोग आज यहीं तक पढ़ने वाले थे। इसके आगे कल हम यहाँ से, देखिए हमने टिक लगाया है, यहाँ से हम यहाँ तक रीड करेंगे। ओके ओके सो थैंक यू गाइज, ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं फिर से बोलती हूँ कि अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो या ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।